देखो अब जो है हम तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले तो तुमको पता है, दो चर इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसमें हमेशा दो चर आएगा। कोई भी दो चर आ सकता है, जरूरी नहीं कि एक्स वाई आए, पी और क्यू भी आ सकता है, ए और बी भी आ सकता है, कोई भी दो चर आ सकता है। उसके बाद रेखिक का मतलब हुआ कि जब भी आएगा तो ये एक घात एक के रूप में आएगा। क्या होगा इस पर? हमेशा घात एक होगा। और युग्म मतलब हमेशा जोड़ा के रूप में आएगा। और इसी में से हम तुमको पहले बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक या मानक या सामान्य रूप, ये इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण का, क्योंकि देखो इसमें एक्स और वाई को ही हम चर माने हैं। ऐसे तो ए बी सी भी चर हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पहले बता दिए कि ए बी सी जो है, ए बी सी क्या है तो वास्तविक संख्या है। और उसमें भी ए और बी हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो एगो पद गायब हो जाएगा। एगो पद गायब होने का मतलब है एगो चर गायब हो गया, और चर गायब हो गया तो दो चर वाला बनेगा नहीं। इसलिए ये जो है दो चर वाला का व्यापक रूप हो गया। अब जो इसमें खास करके हमको दो चर वाले समीकरण को हल करने के लिए सीखना है। और दो चर वाले समीकरण को हम यहाँ पर चार तरह से हल करना सीखेंगे, है कि नहीं। पहला जो है दो चर वाले समीकरण को हल करने का तरीका, दो चर वाले समीकरण को हल करने का तरीका, हल करने की तरीका या हल करने की विधि। इसमें कितनी विधि है वो समझिए। पहला है विधि ग्राफीय विधि। पहला कौन सा विधि है? ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि का मतलब हुआ कि हम उसको ग्राफ पर निरूपित करके हम एक्स वाई निकाल सकते हैं। दूसरा जो है विलोपन विधि। दूसरा विधि क्या है? विलोपन विधि। और तीसरा मेथड जो है वो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और चौथा जो मेथड है वो है तुम्हारा वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ये तीनों चारों बिल्कुल आसान है। ग्राफीय विधि तो हर बार एगो 5 नंबर में रहेगा ही, और उसको ग्राफ पर निरूपित करना होगा। विलोपन विधि ये सब जो है 2 नंबरा हल करने के लिए है कि नहीं। तो सबसे पहले ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में होता क्या है, दो का समीकरण दिया रहता है और उसको हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। और ग्राफ पर जब दर्शाते हैं तो जहां पर वो दोनों रेखा काटता है उसी बिंदु को हम उसका हम हल मान लेते हैं, उस समीकरण का हल मान लेते हैं और एक्स और वाई का मान मान लेते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखें कि यहाँ हमेशा यहाँ दो समीकरण दिया रहेगा, दोनों समीकरण का, जैसे हम यहाँ शर्त भी है, जैसे दो समीकरण रहेगा, दो समीकरणों की तुलना। अब जैसे हम दो समीकरण का तुलना कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई भी दो समीकरण। पहला समीकरण जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह मान लिया ये दो समीकरण है। यदि ये दोनों समीकरण का हम तुलना करें, यदि ये दोनों समीकरण में हम दोनों का अनुपात निकाले, a1 a2 का, b1 b2 का, और ये दोनों बराबर नहीं हो, यानी इसका अनुपात क्या हो? बराबर नहीं हो। a1 a2 b1 b2 का अनुपात अगर बराबर नहीं हो तो याद रखना यदि उसका हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा। ग्राफ क्या होगा इसका? प्रतिच्छेद करेगा। और जब प्रतिच्छेद करेगा तो प्रतिच्छेद जो करता है वो किसी एक बिंदु पर करता है। प्रतिच्छेद कहाँ करता है? जैसे दो रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो किसी एक के बिंदु पर करेगा। अगर प्रतिच्छेद करेगा तो उसका केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? केवल एक हल। और जब जिसका केवल एक हल होता है उसको अद्वितीय हल कहते हैं। अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब क्या हुआ कि अद्वितीय मतलब इसके जैसा और कोई दूसरा हल नहीं है, अद्वितीय हल। उसके बाद जिसका भी, एक चीज और याद रखना, जिसका भी हल निकलेगा उसको हम संगत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संगत। और जिसका हल ना निकले, हल नहीं हो, उसको हम असंगत कहते हैं, असंगत कहते हैं। उसके बाद एक चीज और याद रखना कि यदि दोनों रेखा को हम ग्राफ पर दर्शाएं और ग्राफ दोनों को टच ना करे, दोनों रेखा को टच ना करे तो यानी विरोध कर रहा है, लेकिन टच करे तो वो अविरोधी हो गया। जैसे यहाँ पर ये अगर प्रतिच्छेद किया तो दोनों को विरोध तो नहीं किया, क्योंकि दोनों एक के पर पड़ा तो विरोध नहीं ना हुआ। जब विरोध नहीं हुआ तो इसको हम क्या कहते हैं? अविरोधी। और क्वेश्चन में पूछा जाता है निम्नलिखित समीकरण युग्म क्या होता है। और इस तरह से ये चारों में से कोई पूछ देगा कि बताइए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कैसा होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेद करेगा या संपाती होगा। तो क्या याद रखेंगे? अगर इस तरह का फॉर्मेट में हो, यानी a1/a2 और बराबर नहीं हो b1/b2 तो वो हमेशा प्रतिच्छेद करेगा। अगर मान लिया जाए प्रतिच्छेद करेगा तो उसका मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अगर प्रतिच्छेद किया तो एक हल, और उसी एक हल को हम कहते हैं अद्वितीय हल।
और उसके बाद जो जिसका भी हल निकलेगा तो वो हमेशा गांठ मान लेना कि वो संगत होगा। अगर हल निकला प्रतिच्छेद किया तो दोनों को तो विरोध नहीं किया, जब विरोध नहीं किया तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अविरोधी। उसी तरह अब मान लिया जाए A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं हो। अगर इस फॉर्मेट में आए, दोनों को समीकरण को तुलना किए, अगर इस फॉर्मेट में आए तो इसका याद रखना कि ये दोनों रेखा जो होगा वो समांतर रेखा होगा। कैसा होगा, समांतर। समांतर कहने का मतलब दोनों समीकरण का युग्म एक दूसरे के बराबर डिस्टेंस पर होगा। क्या होगा, बराबर डिस्टेंस पर, कभी दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेगा। यानी समांतर कहने का मतलब युवा समान अंतर के साथ आगे बढ़ते जाएगा, कहीं भी एक दूसरे से मिलेगा नहीं। कब, यदि A1 बटे A2 B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 हो तो वो समांतर होगा। अगर समांतर हुआ तो उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि टच करेगा कहीं तब ना हल निकलेगा। जब हल ही नहीं, मतलब टच ही नहीं किया तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं हुआ और हल नहीं हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, हम पहले बता दें, जिसका हल ना निकले उसको हम असंगत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, असंगत। और चूंकि ये दोनों देखो एक दूसरे के बराबर डिस्टेंस पर है, दोनों को विरोध करते जा रहा है, दोनों सटना चाह ही नहीं रहा है, दोनों को विरोध कर रहा है ना। जब विरोध करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, विरोधी। क्या विरोधी, विरोधी, क्योंकि दोनों टच कहीं नहीं किया। कहीं कितनों हम आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन कहीं टच, और ग्राफ भी हमको इसी रूप में तैयार होगा, तो ये इसलिए इसको विरोधी कह दिए। अब यदि मान लिया जाए समीकरण युग्म A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 ऐसा प्राप्त हो, तो ऐसा प्राप्त होने के बाद ये हमको ये जो है, अगर दोनों समीकरण का हर एक चीज अनुपात में बराबर हो तो वो दोनों एक ही रेखा पर होगा। यानी दोनों को अगर बनाएंगे तो दोनों जो है संपाती होगा। संपाती को हम आश्रित भी कहते हैं। आश्रित मतलब एक दूसरे पर चढ़ गया। और इस तरह का ये दोनों जो है एक ही पर होगा, दोनों रेखा क्या होगा, एक ही पर होगा, यानी कहीं एक दूसरे से अलग नहीं होगा, दोनों एक ही पर चढ़ा हुआ होगा, तो इसलिए इसको संपाती कहें। जब संपाती कहें तो बताओ कई जगह टच किया, कई जगह टच किया। मान लिया जाए दो संपाती हुआ तो कई जगह टच किया, अनेकों जगह, इसका कोई गिनती नहीं है। इसलिए इसका हल कई गो होता है, अनेक हल होता है, अनंत हल होता है। अनंत कहे या अनेक कहे सब एक के बराबर होगा। और बताओ इसका कोई हल निकला, हल निकला कि नहीं निकला, हल तो निकला, एगो निकले चाहे अनेक निकले, हल निकला ना। जब हल निकला तो उसको क्या कहेंगे, संगत। अब बताओ ये दोनों एक दूसरे का विरोध किया कि विरोध नहीं किया, विरोध नहीं किया, दोनों तो एक के पर चढ़ गया तो विरोध नहीं हुआ। जब विरोध नहीं हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, विरोध। जब विरोध नहीं किया तो अविरोधी ना कहेंगे, तो अविरोधी। तो ये समीकरण युग्म। अब इसका एक एग्जाम्पल जैसे हम तुमको देते हैं, एग्जाम्पल, क्योंकि इस तरह का तुमको ऑब्जेक्टिव में नजर आता है, तो अब तुमको क्या बताओ, मेन जो होता है इसमें विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो जाता है कि किसमें अविरोधी होगा, किसमें संगत होगा, किसमें असंगत होगा। तो अगर तुमको ये लॉजिक याद है तो हमको नहीं लगता है कि कहीं पर मिस होगा। हम क्या बताएं, संगत के लिए एक ही लॉजिक है कि हल निकले तो संगत, हल ना निकले तो असंगत। यदि दोनों एक दूसरे पर चढ़े या कहीं मिले तो अविरोधी, क्योंकि दोनों चढ़ गया तो विरोध तो नहीं हुआ। विरोध एक ही शर्त पर होगा जब दोनों बराबर डिस्टेंस पर होगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब दो को इसका समीकरण हम लेकर के देखते हैं, समीकरण युग्म, कि कैसे हम पकड़ पाएंगे कि कोई भी समीकरण युग्म जो होगा वो विरोधी होगा या विरोधी होगा। जैसे मान लिया जाए हम लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5, 3x माइनस 5y बराबर 0। इस तरह का हम दो समीकरण लिए। अगर समीकरण लिए तो इस समीकरण का युग्म देखो, निकालो। 2/3 बराबर, यहाँ 3 है और यहाँ -5 है। क्या ये दोनों अनुपात बराबर है? यदि अनुपात बराबर नहीं है तो इसका मान क्या क्या होगा, ये प्रतिच्छेद करेगा। और क्या क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। और क्या होगा, संगत होगा। और क्या होगा, अविरोधी होगा। तो ये चारों में से कोई भी देगा तो नहीं टिक कर लेंगे। और समीकरण हमेशा दुगो रहेगा, और दुगो समीकरण में हम तुमको जो इसी तरीका से निकालना होगा। कैसे, यही तरीका से। और मान लीजिए जाए इसी तरह का हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2x प्लस 5y प्लस माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, फिर अगला लेते हैं 4x प्लस 10y, ठीक है, प्लस 14। बताओ ये क्या होगा। तो इसका भी वही करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 करेंगे। तो A1 करो 2/4 कर दिए, फिर 5/10 कर दिए, फिर -7/14 कर दिए। तो बताओ इसका क्या होगा। तो कटा करके देखो, 1/2 1/2 1/2, बताओ क्या होगा।
आए क्या होगा? तो ये देखो ये दोनों तो बराबर हुआ, लेकिन क्या तीसरा बराबर है? तीसरा माइनस में आ गया। तो माइनस प्लस में भी अंतर होता है, इसलिए तुमको माइनस वाला जान के दिए। माइनस प्लस भी अंतर हो जाए तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों प्लस में दोनों बराबर था, लेकिन तीसरा बराबर नहीं था। तो ये किस कैटेगरी में आ गया? ये सेकेंड वाला कैटेगरी में हो गया। जब भी दोनों का रेखा होगा तो वो समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। इसका हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। उसके बाद जब हल नहीं होगा तो इसको असंगत ही ना कहेंगे, और असंगत होगा तो उसको क्या कहेंगे? अविरोधी, अति विरोधी कहेंगे। तो इस तरह से क्या बना पाएंगे कि नहीं? कितना आसान है। और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव रहता है, 2 नंबर में भी पूछ देता है कि चेक करिए कि ये संगत असंगत विरोधी अविरोधी चेक करने के लिए। क्या कोई दिक्कत? चलो तो आगे चलते हैं। देखो अब हम जो है इस समीकरण को, यहाँ तुमको दो समीकरण युग्म दिख रहा होगा, ये दोनों समीकरण को हम निम्न 4 विधि से हल करके तुमको दिखाएंगे। और क्वेश्चन तुमको कोई विधि से भी हल करने अगर कह देगा कि हाँ वज्र गुणन से करिए तो वज्र गुणन से करना पड़ेगा, विलोपन से कहेगा तो विलोपन से, प्रतिस्थापन से कहेगा तो प्रतिस्थापन से। हम यही हिसाब को, सेम हिसाब को हम 3-4 विधि से हल करके दिखाते हैं। सबसे पहला ग्राफीय विधि, जो 5 नंबर में पूछा जाता है, याद रखना। ये ग्राफीय मेथड जो है ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। इसमें कैसे हम हल करते हैं? देखो सबसे पहले ये दो समीकरण तुमको दिख रहा होगा, ये दोनों समीकरण को हम पहले लिख लेते हैं, और ये दोनों समीकरण से हम दो मान निकालते हैं, दोनों समीकरण से, ताकि उससे हमको एक ग्राफ, यानी एक जो है उसका ग्राफ तैयार हो सके, है कि नहीं? सबसे पहले समीकरण फर्स्ट खोलो। समीकरण फर्स्ट क्या है बताओ? समीकरण फर्स्ट है x + y = 5। अब इससे तुमको 2 को मान निकालना है, x और y का। तो मान लिया जाए हम x का मान, यदि इसमें देखो x का या y का किसी का भी मान रख सकता है। यदि मान लिया जाए हम x का मान 1 रखते हैं तो बताओ y का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो x के जगह 1 रखो, y के जगह तो वही रहेगा 5। अब 1 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो y का मान 4 आया, तो एगो मान निकला। उसी तरह ध्यान से समझना, x का मान अब फिर से दूसरा कुछ लेते हैं। 1 तो ले लिए थे, -1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। हम यहाँ 2 ले लेते हैं। 2 लेने के बाद x के जगह क्या रखेंगे? 2, और y के जगह वही फिर 5। अब 2 को उधर भेजेंगे तो 2 माइनस में हो जाएगा कि नहीं? तो y का मान 2। तो यहाँ देखो x y का 2 मान आया। क्या क्या 2 मान आया? x और y का देखो क्या क्या मान है। अगर x का मान हम 1 रखे थे तो y का मान क्या आया था? 4। x का मान 2 रखे थे तो y का मान क्या आया था? 3। तो 2 को तो मान आया, कम से कम 2 को निकालना है, उसके ऊपर तुम जितना निकाल सकते। ये पहला समीकरण से हुआ। अब दूसरा समीकरण देखो, दूसरा समीकरण क्या है? समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? 2x - 3y = 4। इसमें भी वही बात करेंगे हम, x का मान रखेंगे या नहीं तो y का मान रखेंगे। चलो किसी का भी मान रख सकता है। किसका मान रखें? मान लो y का इसमें मान रख करके दिखाते। y का मान मान लो हम 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? y का मान 1 रखते हैं। तो जहाँ पर y है वहां पर हम क्या कर देंगे? 1 रख देंगे, तो -3। और जहाँ y है वहां पर 1 रख दिए, बराबर 4। अब इसको हल करो। 2x -3 × 1 3 होगा, और उधर जाएगा तो कितना होगा? 4 3, ये 3 उधर जाएगा तो 7। x का मान कितना आ गया? 7/2 आएगा, और 7/2 को हल करेंगे तो 3.5। और फिर y का मान हम कुछ और रखते हैं। y का मान लो आपकी बार 0 रखते हैं। तुम्हारा अपना मन है, कुछ भी रखना, लेकिन ज्यादा बड़ा ज्यादा छोटा नहीं रखना, क्योंकि तुमको ग्राफ जो खींचेगा तो उसी के अंतर्गत ना आना चाहिए। अब देखो 3y = 4, यही ना था समीकरण। अब मान रखो तो 3y के जगह पर 0 रखे तो क्या हो गया? तो ये 0 हो गया। अब 0 हो गया तो 2x बराबर कितना हो गया? 4। तो x का मान कितना निकला? 2। तो यहाँ से भी 2 को मान आ गया कि नहीं आ गया? बताओ क्या क्या 2 को मान आया? इस समीकरण से, समीकरण 2 से क्या क्या मान आया वो रख दो पहले। x का मान हम क्या रखे थे? नहीं, y का मान रखे थे। y का मान 1 रखे थे तो x का मान क्या आया? 3.5। फिर y का मान हम 0 रखे थे, x का मान क्या आया? 2। तो ये दोनों में तो 2 का मान प्राप्त हो गया। अब इसको हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ये कॉपी में रहेगा ही। ग्राफ कॉपी में क्या करना है? इसी तरह से लाइन खींच देना। 2 लाइन खींचने के बाद हम करेंगे क्या? ये बीच वाला जो होता है वो हमेशा 0 होता है, और इधर x एक्सिस होता है और इधर x डैश होता है। ऊपर y होता है और नीचे y डैश होता है। तो चलो इसमें अब दर्शाते हैं संख्या। और ये जो होगा तुम्हारा देखना, एगो मोटका लकीर होगा, उसके बाद बीच में छोटका छोटका लकीर होगा। तो ये जो है उसी के आधार पर लेते जाएंगे। 1 2 3 4 इधर पढ़ेंगे तो 1 इधर प्लस में होगा y प्लस में,
और नीचे में जो प्लस होता है वो माइनस में होता है, y माइनस में होता है, तो माइनस वाई माइनस 3। इधर जो होगा -1 -2। हम ज़्यादा माइनस में नहीं जाएंगे क्योंकि माइनस का मान है नहीं। तुम्हारा मन है जहाँ तक ले जा सकते हो उधर भी, जहाँ तक ले जा सकते हो उधर भी, जितना तक अंक रहेगा उतना तक खींचेंगे। अब पहला समीकरण में देखो क्या क्या है, x का 1 और y का 4, तो x का 1 और y का 4, तो चलो x का 1 और y का 4 खींचो। कहाँ आया, इस जगह आया, तो x का 1 4 इस जगह हम कर देंगे। दूसरा क्या आया, x का 2 और y का 3, x का 2 और y का 3 कहाँ पर मिला, तो इस जगह। और वहाँ पर तो मोट पता चलेगा क्योंकि डबीर पूरा खींचा रहता है, तो 2 3 हो गया। अब इसको जो है मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, ये दोनों को मिलाते हुए क्या करेंगे हम, रेखा। तो इसको इंची रख लेना इस तरह से और इसको मिला करके एक रेखा खींच लेना है। ये रेखा खींच दिए, ये रेखा खींचने के बाद ये रेखा पर नाम लिख देना कि कौन सा समीकरण का खींचे हैं। x + y = 5 का खींचे हैं, तो ये लिख देंगे x + y = 5। फिर दूसरा समीकरण में भी देखो दो मान है, x का मान कितना है 3.5 3.5 और y का मान 1, तो x का 3.5 और y का, x का 3 और 4 के बीच में होगा 3.5, तो बीच में, और y का 1, तो यहाँ पर आएगा, तो ये 3.5 और 1 हुआ। तो हमेशा x को पहले लिखते हैं, फिर y का मान देखो, इसमें x का मान 2 और y का मान 0, तो x का मान 2 और y का मान कितना है, तो y का मान इसी में रहेगा, ऊपर जाएगा, तो यही हो गया x का मान 2 और y का मान 0। अब ये दोनों को रख करके खींच दो, ये दोनों को इस तरह से रख करके खींच दो, और ये जो है ग्राफ पर रहता तो एक्यूरेट खिंचाता, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया, ये इस तरह से खिंचा जाएगा, खिंचा गया। और खिंचाने के बाद इसका नाम लिख देना। इस समीकरण का क्या नाम था, 2x - 3y = 4 आया। ये देखो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद किया। अब तुम इसका देखो मानो निकाल करके देखो, a1 b1 a1 a2 वाला करके देखो तो वही बात आएगा। 1/2 बराबर 1/-3, क्या दोनों बराबर है, तो बराबर नहीं तो प्रतिच्छेद होना चाहिए। क्या प्रतिच्छेद हुआ, इसका मतलब ग्राफीय मेथड हमारा सही है। तो ये ग्राफीय विधि वो द्वारा हल करने को हल हुआ, और इतना करने के बाद तुमको 5 नंबर मिल जाएगा। क्या समझ में आया, क्या किए, पहला समीकरण से हम 2 मान निकाल लिए, x और y का। 2 मान कैसे निकाले, या तो हम x का मान कुछ भी मान लेंगे अपने मन से, 1 2 कुछ मानो। अगर x का मान माने हैं तो x की जगह पुट करेंगे तो y का मान दे देगा। फिर यदि दूसरा में भी वही बात, x का मान रखें तो y का मान अपने आप आएगा। इस तरह से हमको 2 बिंदु आ जाएगा कि नहीं, x और y का। फिर दूसरा समीकरण में सेम चीज, और दोनों को दर्शा देंगे। दर्शाने के बाद वो अपने ग्राफ पता चल जाएगा कि किस तरह का होगा। और उसके बाद तुम यहाँ से जांच भी कर लेना कि हम जो ग्राफ बनाए वो सही तरीका का बना कि नहीं। अगर ये इस तरह का आएगा तो प्रतिच्छेद करेगा। यदि मान लिया जाए दोनों एक ही पर होगा तो ये दोनों जो होगा, दोनों का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये कौन विधि हुआ, ग्राफीय विधि। अब ग्राफीय विधि के बाद अब अगला मेथड पढ़ते हैं विलोपन विधि। बिल्कुल आसान है, नाम में क्या लिखा हुआ है, विलोपन। विलोपन का मतलब होता है लुप्त होना, यानी इसमें एगो पद लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। विलोपन का मतलब लुप्त होना। तो विलोपन मेथड में देखो कितना आसान है विलोपन मेथड। विलोपन का मतलब क्या होता है, लुप्त होना। लुप्त का मतलब एगो पद ही गायब हो जाएगा। जैसे 2 समीकरण था यहाँ पे, दोनों समीकरण को देख लो। समीकरण फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 5, और दूसरा समीकरण क्या है 2x - 3y = 4। ये 2 समीकरण है। हम क्या बताएं कि एगो पद गायब करना है। एगो पद गायब कब होगा, देखो पहले सबसे पहले हम करेंगे क्या, समीकरण इन दोनों में देखो, तो इसमें हमको जो पद गायब करना है, मान लो x को गायब करना है तो x भी गायब कर सकते हैं, y को गायब करना है तो y भी गायब कर सकते हैं। तो कारण अब तुम्हारे पर डिपेंड है। यदि मान लिया जाए x को गायब करना है तो यहाँ देखो x में 1 है और यहाँ x में कितना है 2, तो इसमें जितना ई वाला x में जितना गुना रहेगा उसको ऊपर वाला में गुना करेंगे, आई वाला x में जितना रहेगा उसको नीचे वाला में गुना करेंगे। इससे होगा क्या कि दोनों समीकरण में x का मान बराबर हो जाएगा, फिर घटा देंगे तो कट जाएगा। या y को गायब करना है तो y एगो प्लस एगो माइनस में है ही, तो इसमें कुछ नहीं करना है, खाली इसके y में जो गुना है उसको इस समीकरण में, इसके y में जो गुना है उसको इस समीकरण में गुना कर देंगे और फिर जोड़ देंगे, फिर वो y वाला पद गायब हो जाएगा। देखो अब करना क्या है, मान लिया हम y को किसको गायब करें, x को कि y को, चलो x को ही गायब करते हैं। तो x को गायब करने के लिए क्या बताया हम तुमको कि इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड वाला जो x है उससे गुना करना है, यानी इक्वेशन फर्स्ट में तुमको किससे गुना करना है,
2 से, क्योंकि दूसरा वाला में जो गुना रहेगा। उसके बाद अगर हम मान लिया जाए जोड़ देते हैं तो घटेगा नहीं, कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर घटा करना पड़ेगा। तो घटा दिए। फिर इक्वेशन फर्स्ट में जो है, सॉरी इक्वेशन सेकेंड में x के गुना, x में क्या गुना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से गुना करके बस कर देंगे। तो चलो अब इक्वेशन फर्स्ट में 2 से गुना करो, तो 2 गुना x कितना होगा, 2x। अब फिर बताओ इस पूरा में 2 से गुना हो जाएगा, ये पूरा समीकरण में 2 गुना x 2x हो गया। फिर y में भी 2 से गुना होगा, 2y। फिर 5 में भी 2 से गुना होगा, तो 10 हो गया। फिर अब देखो माइनस तो रहेगा ही, फिर इक्वेशन सेकेंड में 1 से गुना करेंगे, तो 1 से में किसी से भी गुना करेंगे तो वही ना हो जाएगा, हो गया। अब दोनों में घटा करना है, तो घटा करने के बाद सबके आगे में घटा लगा देंगे। घटा करने से होता क्या है, इसमें भी देखो प्लस था माइनस किया, तो प्लस माइनस माइनस से बचा, ये माइनस में है, अब माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें भी प्लस में था तो माइनस किया तो माइनस ही ना रहेगा। अब इसके बाद घटा, क्या ये पद गायब हो गया। अब इसके बाद 2 3, क्योंकि प्लस में था ये भी प्लस में आ गया, 2 3 कितना हो गया 5, 10 में 4 घटा 6 हुआ, 10 में 4 घटेगा तो कितना होगा, तो y का मान कितना आया 6/5 आया। जब y का मान 6/5 आया तो इस y का मान तुमको दोनों में से किसी में भी रख लेना है, जिसमें तुम रखेगा माना जाएगा। किस में रखना है, मान लिया जाए हम एक में ही रखते, इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो y का मान रखेंगे तो अपने आप आ जाएगा x का मान। चलो रखो, तो फर्स्ट समीकरण फर्स्ट क्या है, x + y = 5, x y का मान 6/5 = 5। अब ये 6/5 उधर जाएगा तो 5 - 6/5 होगा। अब 25 में से 6 गया, 19/5 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, तो ये x का भी मान और ये y का भी मान आ गया कि नहीं। चलो ये तो था कौन विधि, विलोपन विधि। अब तीसरा मेथड हम पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कहते किसको है कि इसमें होता क्या है, एगो का मान निकाल करके दूसरों में स्थापित करते हैं, यानी एक जगह से मान निकाल करके, जैसे ये 2 समीकरण है तो इसमें से एगो किसी समीकरण से x का मान या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में स्थापित करते, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रतिस्थापन, है कि नहीं। यानी उसका स्थान बदल देना, यानी इसमें से किसी चीज का मान निकाल करके उसमें पुट करना। जैसे x का भी मान निकाल सकते हैं और y का भी मान निकाल करके इसमें पुट कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा मान। जैसे देखो अब समीकरण क्या क्या है, x + y = 5 और दूसरा क्या है समीकरण 2x - 3y = 4। अब इसमें देखो हम पहला समीकरण ही लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में हम क्या कहें तुमको कि कोई भी चीज जैसे x + y = 5 है, तो इसमें से तुमको x का मान या y का मान, जिसका मान तुमको निकालना है उसका मान निकाल करके उसमें पुट कर दो तो हो जाएगा। किसका मान निकालना है बताओ, x का ही मान निकालते हैं तो क्या होगा, y उधर जाएगा, तो क्या इसमें x का मान आया, और यही x का मान तुमको समीकरण सेकेंड में पुट कर देना है। x का मान किस में रखने पर, समीकरण सेकेंड में रख दो, समीकरण सेकेंड में रखने पर। तो चलो समीकरण सेकेंड में रखते हैं तो क्या होगा देखो, तो समीकरण सेकेंड क्या है 2x - 3y = 4। तो x का मान रखो, 2 के जगह 2, x के जगह पर पूरा रखेंगे कि नहीं, तो 5 - y और -3y = 4। तो देखो 5 दूना 10 -2y और -3y तो था ही बराबर 4 आया। अब बताओ 10, ये 10 उधर जाएगा तो 2 में से 3 गया, कितना 2 3 कितना हो गया, दोनों तो कर्जे में ना है, तो -5y हुआ। और ये 10 उधर जाएगा तो 4 - 10 होगा। अब बचा कितना -5y और बराबर कितना हो गया -6, -6 कट गया, माइनस कट गया, तो y = 6/5। क्या देखो उसमें भी y = 6/5 आया था कि नहीं। तो ये जब y का मान आ गया तो इसको अब किसी में भी रख देंगे, y का मान किसी में भी रख देंगे, यानी किसी में कहने का मतलब या तो इसमें भी रख देंगे तो मान आ जाएगा, या तो उसमें भी रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो ये y का तो मान है, x का मान आ जाएगा। यानी इस समीकरण में भी रख सकते हैं, उस समीकरण में भी रख सकते हैं, तो रख देंगे कि नहीं। मान लो इसको हम 3 कर देते, इसी में रख देते क्योंकि तो निकला हुआ था, चलो इसी में रख देते हैं समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में किसका मान रखने में, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो चलो रख दो। क्या है x = 5 - y, तो 5 के जगह 5, y का मान 6/5, 25 में से 6 गया 19/5, क्या निकला कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा तीनों मेथड, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। देखो फिर से एक बार समझ लो, ग्राफीय विधि में करते क्या है कि सबसे पहले दो को मान निकालते हैं, x का 2 मान और y का 2, एगो का मान रखेंगे x का तो y का आने हैं,
तो आ गया कि नहीं। इस समीकरण में वही किए, दो को मान निकाल लिए, उसको ग्राफ पर डाल दिए। ग्राफ में डाले तो ग्राफ में कहीं ना कहीं अगर बता रहा होगा कि प्रति जो है ग्राफ बता रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो प्रतिच्छेदी रेखा ही आएगा। आया कि नहीं, तो ये स्पष्ट हो गया। दूसरा फिर विलोपन विधि। विलोपन विधि कहते हैं जब एगो पद गायब हो जाए, एगो पद, और एगो पद गायब करना तो मेरे हाथ में है। एक्स को गायब करना है तो एक्स को गायब कर देंगे, वाई को करना है तो, क्योंकि मेथड हमको पता है कि नहीं। लेकिन रट के पड़ेगा तो फिर नहीं गायब हो पाएगा, है कि नहीं तुमको, क्योंकि तुमको बता दिया जाएगा 3 से गुना करो, 2 से गुना करो। तुमको क्या बताएं कि जिसको गायब करना है उसके गुणांक से समीकरण में गुना करो। जैसे मान लो इसमें हम x को गुना y को गायब करना होता तो क्या करते, तो ये पहला वाला जो y 1 है इसके में क्या है 1 गुना है, इसको समीकरण 2 में गुना करते हैं और इसके y से समीकरण 1 में गुना करते, बस हो जाता, अपने आप y वाला पद गायब हो जाता है। लेकिन हम यहाँ x को गायब किए तो x वाला जो पद है यानी x वाला के आगे में जो है उसको हम एक दूसरे को उलट करके गुना कर दिए, यानी समीकरण 2 वाला जो चीज था उसको 1 में कर दिए, समीकरण 1 वाला जो चीज था उसको 2 में गुना कर दिए। गुना करने के बाद ये प्राप्त हुआ। उसके बाद चूंकि देखो ये दोनों समीकरण एक जैसा हो गया, एक जैसा हमको तो x बराबर किए थे और x को ही कटाना था, जिसको बराबर किए उसी को ना कटाना था, तो उसको कटाने के लिए हम चिन्ह बदले, माइनस किए। लेकिन अगर y वाला में करते तो एगो प्लस एगो माइनस में अपने था, इसमें हमको माइनस नहीं करना पड़ता, यहाँ से प्लस करते। इससे तुम्हारा होता क्या कि y वाला गायब हो जाता। अभी हम x को गायब किए, x को गायब करने के बाद यहाँ y का मान आया, फिर y का मान हम दोनों में से किसी में रख दिए तो x का मान आ गया। और प्रतिस्थापन किसको कहते हैं, एगो का मान निकाल करके दूसरे में स्थापित करना प्रतिस्थापन। जैसे पहला समीकरण में x का मान निकालें तो y को उधर भेज दिए और यही चीज को हम उसमें दूसरा समीकरण में पुट कर दिए। याद रखना पहला समीकरण से निकला हुआ मान पहला में नहीं रखना, कुछ नहीं आएगा। पहला समीकरण से निकला हुआ मान दूसरा में रखना। इसमें भी वही कर सकते थे, इसमें से x का मान निकाल करके इसमें पुट कर सकते थे क्या, तो यहाँ पुट कर दिए। पुट करने के बाद हमारा y बराबर 6/5 आ गया, वही y बराबर 6/5 को यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जहाँ माने वहाँ पर रख करके हम निकाल देंगे। ठीक है, क्या कोई दिक्कत बनेगा कि नहीं तीनों विधि। अब चौथा वज्र। देखो अब वज्र गुणन विधि बनाने का तरीका देखो। वज्र गुणन विधि बनाने का हम तुमको शॉर्ट तरीका बताते हैं, फॉर्मूला याद ना करना पड़े। जैसे देखो कि मान लिया जाए हमको x का मान निकालना है तो सबसे पहले x और y दो ही का मान निकलता है। तो x का मान निकालने के लिए देखो इसमें अगर देखो तो a1 b1 c1 तीन चीज आता है, तो इसको क्रम बाय क्रम लिख दो, b1 c1, उसके बाद क्या आएगा a1, फिर क्या आएगा b1 आएगा, फिर उसके बाद देखो b1 आया तब की बार b2 c2 फिर a2 फिर b2, इसी तरह क्रम बाय क्रम आएगा। तो इसके लिए याद रखना अगर हमको x का मान निकालना है तो करना क्या तुमको, x में देखो x में जो है x के गुणांक में a1 a2 आता है, तो a1 a2 को छोड़कर इसलिए हम b1 से शुरू किए, तो कोना को नहीं गुना कर दो तो क्या हुआ b1 c2 हुआ, फिर माइनस, अभी कोना को नहीं गुना करो तो क्या हुआ b2 c1 हुआ। अब बटे में याद रखना a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया x का मान। ठीक है, सिंपल तरीका। फिर y का मान निकालना है तो y वाला चूंकि b का गुणांक होता है, इसमें b वाला एक को नहीं आना चाहिए, तो देखो यहाँ से करेंगे b वाला इसमें नहीं आएगा, c1 a2 क्या हुआ c1 a2 माइनस c2 a1 बटे नीचे में यही सेम चीज a1 b2 माइनस a2 b1, बस हो गया। और ये a1 b2 कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, देखो a1 b2 माइनस a2 b1 आया। क्या समझ में आया। करना क्या है कि हम x का मान निकालने के लिए तुमको क्या बताएं कि x के में जो है x में तुम देखो तो समीकरण का व्यापक रूप में क्या आता है a1 आता है, दूसरा वाला में a2 आता है, तो ऊपर में याद रखना a1 नहीं आना चाहिए ना ही a2 आना चाहिए, तो b1 से ही ना शुरू होगा, इसलिए b1 c2 फिर b2 c1 तो b2 c1 बीच में माइनस, फिर इसके बाद यहाँ पर एक इसमें जो है ये चीज याद रखना a1 b2 a2 b1 ये दोनों में होगा माइनस में, यही नीचे उतर गया। अब y वाला मान निकाल रहे हैं तो y वाला में b1 b2 नहीं आना चाहिए, बाकी सब आ जाना चाहिए, तो y के बाद b1 के बाद क्या आता है c1, तो ये हो गया c1 a2 माइनस c2 a1 आ गया, और नीचे वाला वही सेम चीज, ये कहाँ से आया तो यहाँ से a1 b2 माइनस a2 b1। क्या फॉर्मूला मेथड समझा कि नहीं, तो ये तरीका याद रखो, तो यही विधि क्या कहलाता है वज्र गुणन विधि। तो फॉर्मूला भी याद ना करना पड़ेगा तुमको, इसमें डायरेक्ट पुट करेगा तो x और y दोनों का मान आ जाएगा, बस तुम पुट करके देखो यही समीकरण का देखो मान आ जाएगा। ठीक है, चलो।